हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे पीसीएस मंत्रा, यूपी पीसीएस, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं 2023 के लिए। ठीक है, और ये टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। इस टेस्ट में ये पार्ट 2 रहेगा और इस टेस्ट में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से 100 क्वेश्चन तक करेंगे। आइए इनको करते हैं। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है तो उनको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए 26 देखिए यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। प्रियदर्श जो रचना थी ये हर्ष के द्वारा यहाँ पे रचित थी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, हर्ष रचित बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, सूर्य शतक, ये देखिए सी ऑप्शन में सूर्य शतक लिखा है और मयूर शतक, ये दोनों रचनाएं मयूर के द्वारा रचित की गई थी। ठीक है, ना कि जयसेन के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है, जबकि मयूर शतक यहाँ पे जयसेन की जगह मयूर ही होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे गलत मैच डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया। देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट हैं। पहली बात है, आपको यहाँ पे सीखना है बराबर पहाड़ी। बराबर पहाड़ी जो है, इसमें देखिए 3 गुफा हैं, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। इन तीनों गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने, जबकि ये बी ऑप्शन में लिखा है लोमड़सी गुफा, इसका निर्माण अशोक के द्वारा नहीं कराया गया था। इसका निर्माण कराया गया था दशरथ के द्वारा। ये अशोक का पौत्र था और इस पहाड़ी का नाम है नागार्जुनी पहाड़ी। इस गुफा का निर्माण बराबर पहाड़ी में ना होके नागार्जुनी पहाड़ी में करवाया गया था दशरथ के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 28 है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था। धार्मिक कर के बारे में पूछा जा रहा है। विविध जो कर हुआ करता था ये चारागाह कर था, हरिण्य कर ये नगद कर हुआ करता था, रज्जु भूमि कर पर लिया जाता था, जबकि ये जो बलि है, बलि एक धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। ये डायरकी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं और अंग्रेजों के समय पर भी इसको हम लोगों ने पढ़ के रखा है। यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन शुरू किया था कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुषाण डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था कनिष्क, है ना। कनिष्क के काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कनिष्क की एक फेमस एक्टिविटी रही है बौद्धा काउंसिल, है ना। बौद्धा काउंसिल कौन से नंबर की थी, 4थे नंबर की बौद्धा काउंसिल थी कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर, इन्हीं के काल में कराई गई थी। 30वां क्वेश्चन है, शतमान सिक्के किस धातु में ढाले जाते थे। एक सिक्का हम लोग निष्क पढ़ते थे, है ना, याद आ रहा, निष्क। निष्क ये जो हुआ करता था ये सोने का हुआ करता था, जबकि ये जो शतमान सिक्का है ये शतमान चांदी का बनाया जाता था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 31 ने पूछा है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो आसान सा क्वेश्चन है। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, ये राजगृह में था और इसकी स्थापना जो कराई थी कुमारगुप्त ने कराई थी, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त की एक उपाधि हुआ करती थी महेंद्र आदित्य, इसलिए यहाँ पे कुमारगुप्त ना लिख के इन्होंने उनकी उपाधि का नाम लिखा है महेंद्र आदित्य, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। पल्लव काल के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्किटेक्चर के लिए सबसे उन्नत कला मानी जाती है ना। और इसमें हम लोग 3 शैलियाँ भी पढ़ते थे। इसमें राज सिंह शैली पढ़ते थे हम लोग, महेंद्र शैली पढ़ते थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा। देखिए ये कैलाशनाथ मंदिर हुआ, सोर मंदिर हुआ और धर्मराज ये रथ हुआ, ये पल्लव काल की ये स्थापत्य हैं, ये आर्किटेक्चर हैं। जबकि लिंगराज मंदिर ये तो उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में कौन सी शैली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, नागर शैली मिलती है। ठीक है, नागर शैली, और नागर शैली का कोई मतलब नहीं है पल्लव काल से। लिंगराज मंदिर की स्थापना कराई थी ये सोमवंशी जो राजा हुआ करते थे इनके द्वारा ये किया गया था। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 में देखिए, 33 में क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसने बातापी कोंड उपाधि धारण की थी। देखिए यहाँ पे कुछ उपाधियों के नाम जानिए। महेंद्र वर्मन प्रथम, इनको शत्रुमल के नाम से जाना जाता था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो थे इनको एकमल के नाम से जाना जाता था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये द्वितीय के बारे में है, प्रथम के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। वैसे बातापी कोंड जो है ये नरसिंह वर्मन प्रथम को बोला जाता था। ठीक, तो करेक्ट आंसर तो बी है। अगर यहाँ पे प्रथम की जगह सेकंड होता तो फिर आपको ऑप्शंस में अत्रिमल मिलता। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे इनकी उपाधि भी नाम याद रखना, अत्रिमल। ठीक है, 34 है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक हुआ करता था अपराजित।
ठीक है, पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी, ये हम लोग कांची पढ़ते हैं ना, कांची। 35 देखिए, 35 में हिंदू जैन बौद्ध तीनों ही धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली गुफा कौन सी है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एलोरा। कभी कभी ये नंबर ऑफ गुफाएं भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। 34 टोटल गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 नंबर की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 नंबर की जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और ये 30 से 34 यानी 30, 31, 32, 33, 34 कितनी हुई टोटल? 5। 5 जो गुफाएं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। कम से कम 34 तो याद ही रखना। और अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो फिर हिंदू याद रखना। ठीक है, चलिए 34, 36 देखिए। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जो यशोवर्मन एक शासक थे, इनके दरबार में रहते थे भावभूति। उत्तर रामचरितम के जो रचयिता थे इनका नाम है भावभूति। 37 है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? करेक्ट आंसर है खोखरों द्वारा। इसका कहीं कहीं पे आपको उत्तर ये पृथ्वीराज तृतीय भी मिलेंगे, तो इसको मान्यता ज़्यादा नहीं मिली है, इस फैक्ट को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। खोखरों द्वारा ये ज़्यादा यहाँ पे इसको मान्यता प्राप्त है। चलिए 38, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया था भारत में? ये तो गुलाम हुआ करता था, गुलाम वंश का प्रथम शासक। 1206 में एंट्री करते हैं ना, और 1230 तक ये स्लेव डायनेस्टी एक्टिव रहती है। दिल्ली में हम लोग 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं, जिसमें से पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है, दूसरी यहाँ पे खिलजी है, फिर तुगलक है, इसके बाद सैयद है, और फिर लास्ट में लोधी है। और सबसे बड़ा कार्यकाल जो था वो तुगलक डायनेस्टी का था, सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी डायनेस्टी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग लाख बख्श एक फैक्ट पढ़ते हैं, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, हाथियों का दान देने वाला भी इसको बोलते हैं पील बख्श। अगर पील बख्श पूछा जाए, एक हम लोग पढ़ते हैं लाख बख्श, और दूसरा फैक्ट है पील बख्श। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान देने वाला। चलिए 39 देखिए, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? एक उपाधि याद आ रही है आपको? उलूग खान। ठीक है, उलूग खान की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। ठीक है, और ये इलवरी संप्रदाय से संबंधित था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 40 निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। ये दक्षिण अभियान जो थे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे, और ये दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था ये भी हम लोगों ने मुख्य परीक्षा में सीखा था, और इसके बारे में पहले भी चर्चा काफ़ी कर चुके हैं। ठीक है, और जो मेन इनका एम था दक्षिण अभियान का, वो शासन करना नहीं था, वो था सिर्फ धन की लूट करना। और साथ में ये भी हम लोगों ने जाना था कि वहाँ पर साम्राज्य करना या फिर शासन करना इसका लक्ष्य क्यों नहीं था, लूट करना ही क्यों था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 41 है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? पैगंबर का सेनापति ये जो उपाधि थी ये किसने धारण की थी? ये खुसरो शाह ने की थी। 42 देखिए, मसाहत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसाहत जो था ये लैंड रेवेन्यू से संबंधित है, एक तरह से मेजरमेंट हुआ करता था। हम लोग बिस्वा पढ़ते हैं ना, बिस्वा पढ़ते हैं, बीघा पढ़ते हैं, एकड़ भी पढ़ते हैं। बिस्वा आधार हुआ करता था मसाहत का। अगर मसाहत पूछा जाए आपसे तो बस आपको इतना जानना है कि ये लैंड रेवेन्यू का एक सेटलमेंट का एक तरीका हुआ करता था, भू राजस्व का ये बंदोबस्त यहाँ पे इसको बोला जाता था। और इसको अपनाने वाला जो पहला सुल्तान था ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका संबंध भूमि से हो जाएगा। चलिए 43 देखिए, 43 में है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? आशिका ये जो रचना है ये प्रेम संबंध दिखाए गए हैं इसमें देवल देवी और खिज्र खान के मध्य। ठीक है, और इसको आदेश दिया गया था इन्हीं के द्वारा, खिज्र खान के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, आशिका के नाम से लिखी गई थी ये। 44 है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देवल रानी भी लिखा है, तो यहाँ पे किस किस के बीच में ये संबंध थे, प्रेम संबंध, ये तो नहीं पूछा गया, बट ये याद रखना। 44 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। इजी इजी क्वेश्चन है, दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। एक यज्ञ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिरण्य गर्भदान जो यज्ञ था ये किसके द्वारा करवाया गया था?
तब भी इसका आंसर है दंती दुर्ग। ठीक, चलिए 45 देखिए। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है, ये प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी नगरम। देखिए नगरम के बारे में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नगरम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएंगे जो भी पिछले क्वेश्चन में किए थे। देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये किससे संबंधित है, भूमि, सेना, न्याय, सिक्का। इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के ये बनाते रहते हैं। तो नगरम ये जो थी, ये प्रशासनिक इकाई थी जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। एक ऑप्शन में रहेगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। 46 है, चंदेल साम्राज्य का जैजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ। पहली बात तो ये जानना है कि जैजाक भुक्ति ये जो नाम था, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, और चंदेल साम्राज्य जो एक्टिव था वो बुंदेलखंड में ही था। और जैजा के नाम से एक शासक भी हुआ करते थे, जैजा नाम था उनका, और उनको जय शक्ति भी बोला जाता था। जय शक्ति या फिर जैजा, इसके नाम से शासक हुआ करते थे, इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा। तो यहाँ पे जय शक्ति ऑप्शन में दिख रहा है, जैजा तो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। जैजा तो नहीं देगा ना, क्योंकि नाम में लिखा ही है ऑलरेडी। 47 में, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया। हम लोग 2 शब्द पढ़ते हैं, अर्श पढ़ते हैं और फर्श पढ़ते हैं। अर्श का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, और अर्श आसियानी का मतलब है कि स्वर्ग में जिसका आसियाना हो, है ना, स्वर्ग में रहने वाला। और ये कहा जाता था अकबर को। 48 है, चलिए यहाँ पे पेयर मैच कराइए। अब यहाँ पे तो ये साथ में डेट भी है, तो बड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाता है ना। ईयर में भी रहता है तब भी एक तरह से कठिन ही होता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे तो डेट भी दिया हुआ है। बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है, 1658। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1658 और 1659, 2 ईयर्स में है ही। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, ठीक है। खजुआ का युद्ध 5 फरवरी 1659। देवराय का युद्ध 13 मार्च 1659। ये 3 ऑप्शन सही है। सामूगढ़ का युद्ध चूँकि फेमस है और इसको हम लोग जानते भी हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, और इसकी डेट थी 13 मई 1658। और यहीं की बात, इसमें हुआ क्या था, रिजल्टेंट क्या था इस युद्ध का। यहाँ पे दारा शिकोह हार गए थे, औरंगजेब यहाँ पे विजेता थे। इसके बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। सॉरी, ये 13 मई नहीं है, 29 मई है। तो यहाँ पे डेट गलत है, ठीक है, ईयर तो सही है। तो ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। 49 देखिए, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई। 11 जून 1665, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या हुआ था, शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी को यहाँ पे आदेश दिया गया था शिवाजी के द्वारा, और मुगल सेना में शामिल होने के लिए संभाजी को 5000 घोड़सवारों के साथ भेजा गया था। तो काफ़ी नुकसान था ये शिवाजी के लिए। 50वां देखिए, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। वैसे बाबर का जो बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी था वो कौन था, वो तो हुमायूं था, लेकिन बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन, ये हुमायूं को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, ये बनाना चाहता था मेहंदी ख्वाजा को, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 51 है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हमीदा बानो बेगम के द्वारा एक आर्किटेक्चर का यहाँ पे स्थापना कराई गई थी, जिसका नाम था हुमायूं का मकबरा, ठीक है, इसको बनवाया था हुमायूं की पत्नी, नहीं, इन्हीं का नाम है हमीदा बानो बेगम, बी ऑप्शन सही है। 52 है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इनकी फिलॉसफी के बारे में ही पूछा जाता है। इनका दर्शन क्या था, इनका दर्शन था शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और ये जिस संप्रदाय से बिलोंग करते थे उसका नाम है रुद्र संप्रदाय, ठीक, ये ऑप्शन सही है। 53 है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ये जो सूफी संत हुआ करते थे बहाउद्दीन जकारिया, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। इनको एक उपाधि भी दी गई थी, शेख उल इस्लाम, इल्तुतमिश के द्वारा दी गई थी। 54 है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है। ये राज दरबारी हुआ करते थे वेंकट द्वितीय के शासन में, डी ऑप्शन, वेंकट द्वितीय। 55, विजयनगर के शासकों में से किसने राज व्यास की उपाधि धारण की थी। देखिए हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, बट इतने इजी नहीं है। हम लोग यहाँ पे संगम वंश में कुछ उपाधियाँ पढ़ते हैं, जैसे राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, है ना, राजव्यास, ये सारी उपाधियाँ थी हरिहर द्वितीय की।
हरिहर द्वितीय की। ये बुक्का प्रथम के बाद आए थे जब बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई थी। 56 है, कुतुब शाही वंश का प्रथम बंदरगाह निम्न में से कौन था? वर्ल्ड फेमस जो पोर्ट हुआ करता था मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम बी ऑप्शन ठीक है, कुतुब शाही। 57 है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धा जो थे इनका संबंध किससे था? अकबर के समय में मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन हुआ करता था, ठीक है, और वहाँ पे जो सिसोदिया वंश से संबंधित राजा हुआ करते थे उनका नाम था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के ये दो योद्धा हुआ करते थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता, ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 58 है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? ये मैचिंग वगैरह में काम आ सकता है। दाखिल दरवाज़ा ये बारबक शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि दी गई थी? ये तो किए हैं हम लोग कई बार, जगत भूषण हुसैन शाह को। इनके बारे में एक बात और हम लोग पढ़ते हैं, कृष्ण की उपाधि, कृष्ण की उपाधि किसे दी गई थी? हुसैन शाह को, ठीक है, कृष्ण की उपाधि कह लीजिए या फिर कृष्ण का अवतार कह लीजिए, ये सारी बातें हुसैन शाह के बारे में सही हैं। 60 देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्ट आपको मिल जाएंगे। कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहली बात लिखिए, कश्मीर का अलाउद्दीन इसको कहा जाता है, ठीक है, कश्मीर का अलाउद्दीन भी इनको कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी इनको कहा जाता है, पहली बात सही है। इसने गौहत्या प्रतिबंधित कर दी थी, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरी बात है यहाँ पे, एक कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, अरबी में नहीं लिखता था, फारसी में लिखता था, फारसी। तीसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। चौथा पॉइंट कि ये जो कश्मीरी शासक हुआ करते थे जैनुल आबदीन, महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था इनके द्वारा? मुल्ला अहमद। 1, 2, 4 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, तीसरे को हटा देना। 61, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? और ये तूफानी काम किया गया था ग्यास शाह के द्वारा, ठीक है। ग्यास शाह का पिता कौन था? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद खिलजी ने, है ना, महमूद खिलजी का बेटा हुआ करता था ये ग्यास शाह। क्योंकि इसको साम्राज्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं, ये थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा था, रिलीजन के प्रति इसकी सोच जो थी वो काफ़ी इंटेंसिव थी, तो यही सब वही काम करता था। 62 देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर बोला जाता था, ठीक है, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, ये भी करेक्ट है। मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग जानते हैं, जो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उस समय पे कौन था यहाँ पे? मोहम्मद शाह का शासन था, और इसको रंगीला बोला जाता था क्योंकि इसका ज़्यादातर जो समय था, क्योंकि इसका ज़्यादा समय जो था, ज़्यादातर जिसका समय जो बीतता था ये किन्नरों के मध्य बीतता था, हिजड़ों के मध्य बीतता था, इस वजह से इसे रंगीला बोला जाता था, ठीक। ये 3 फैक्ट यहाँ पे सही हैं। घृणित कायड़ जो लिखा है ये बोला जाता था फर्रुखसियर को, ना कि शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, तो डी पॉइंट यहाँ पे गलत है। 64 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? टीपू सुल्तान याद आ रही हैं, वॉर याद आ रही हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, और इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग जिक्र करते रहते हैं अक्सर, 1799, है ना, ये लास्ट वॉर थी, इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी, हैदर अली के बेटे थे। देखिए, इनके बारे में लिखा है, अपने नाम के सिक्के चलवाए, इसके बारे में कुछ फैक्ट सुन लीजिए। देखिए, हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर मैसूर के सिंहासन पर जो बैठा वो यही था, टीपू सुल्तान था। सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण की थी, ठीक है, और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, ये पहली बात ऑप्शन में दिख रही है आपको, ये बात सही हो जाएगी। इनके सिक्कों पर जो चित्र देखे जाते हैं वो हिंदू देवी देवताओं के देखे जाते हैं, ये बात भी इनके बारे में सही है। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम लोग, जैकोबियन क्लब ये संबंधित कहाँ से था? वैसे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था, ठीक। इन्हीं की फ्रेंडशिप में, यानी फ्रांस की मैत्री में, इन्हीं के प्रतीक में, मैत्री के प्रतीक में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो यहाँ पे जो जर्मनी लिखा है यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, बाकी सभी पॉइंट यहाँ पे सही लिखी है। नौसेना बोर्ड का गठन किया था, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बाकी सब सही है। 65 देखिए, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही सिक्के चलवाए गए थे रणजीत सिंह के द्वारा। 66 किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया?
पुर्तगालियों का जब आगमन होता है तो हम लोग 2-3 बेसिक बातें पढ़ते हैं। प्रथम संस्थापक जो था वो डी अल्मीडा था, और वास्तविक अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो ये अल बुकर्क था। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है नीनो डी कोना के द्वारा, और एक कैपिटल शिफ्ट हुई थी 1530 में। ठीक, 66 हो गया। चलिए 67 देखिए, दूसरी पीडीएफ में है क्या? ठीक ठीक। देखिए ये दूसरी पीडीएफ में दरअसल एक साथ पूरा पीडीएफ स्कैन नहीं किया था ना, तो आधा आधा करना पड़ा। देखिए यहाँ पे 67 में डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? डचों के द्वारा जो प्रथम कारखाना खोला गया था 1605 में खोला गया था, है ना, 1605 में, और ये मछलीपट्टनम में स्थापना की गई थी। कभी कभी स्थापना भी पूछा जाता है तो 1602 याद रखना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। 68 में किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? कैप्टन हॉकिंस ये इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इसके राजदूत हुआ करते थे, और ये काम किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर, क्योंकि ये जहांगीर से मिलने आया ही था, आगरा में मिलने आया था। 69 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ये सब तो यार बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है, इसलिए पुराने टेस्ट ज़रूर देखना आप लोग। ठीक है, कि उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल मैनर में किया है, और ये क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख लेते थे। अब यहाँ पे इतना समय नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बताइए। ये हम लोग कर्नाटक वॉर जो पढ़े हैं, आप लोगों ने तो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी लिखा है ना, और अच्छे से लिख के दिया भी है। टाइम क्या था? 1748 था ना, 1748 से 1752। ये थोड़ा सा करेक्ट करके बताना। पहली संधि थी एक्सला सैपल, बी ऑप्शन सही है। 70 द्वैध शासन का जनक किसे बोला जाता है? लियो कार्टिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लियो कार्टिस। 71 देखिए, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए। ये तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं हम लोग ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून नियम बनाए जाते थे, उसी क्रम में पहला जो कानून था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 72 देखिए, लॉ कमीशन के बारे में पूछा गया। लॉ कमीशन का गठन किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी पढ़ते हैं, या जो भी इसके प्रोविज़न थे वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। 73 देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरल जो था के बारे में किसने कहा था? हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है, रिजल्ट जो है वो भीषण होगा। ये 1909 की बात है ना, 1909 की बात। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, और ये बात इन्हीं ने बोली थी, लॉर्ड मिंटो ने। चलिए 74 देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई? बताइए। और फेडरल का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर। अब कुछ शक्तियाँ हमें भी दे दी जाएँ, है ना। 1935 से यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 75 है, निम्न में से संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? 7 मेंबर थे टोटल, है ना, 2 को शिफ्ट किया गया था, मृत्यु हो गई थी तो फिर उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया था। यहाँ पे देखिए कौन नहीं था, और इसको तो देख के ही लगा देंगे कि ये मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, आयंगर साहब भी थे, जे बी कृपलानी साहब ये नहीं थे ना, सी ऑप्शन सही है। इनके अलावा हम लोग अय्यर साहब को पढ़ते हैं, मलिक लाल मुंशी को भी पढ़ते हैं, एक इंसान एम माधव हुआ करते थे, डी.पी. खैतान हुआ करते थे, है ना, ये सभी मेंबर थे। 76 देखिए, 76 में निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति। ठीक है, हम लोग ट्रिपल आर पढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय साहब 1828, 29 और 1833। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून यहाँ पे लागू हो गया था, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय साहब की। इन्हीं के साथ इन्होंने काम किया था, बेंटिक के साथ। सती प्रथा की समाप्ति, ये बात सही है। ठगी प्रथा की समाप्ति, ये बात भी सही है। नरबली प्रथा का अंत, ये बात भी सही है। व्यपगत का सिद्धांत, ये तो डलहौजी है ना, टी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 77 देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? साइमन कमीशन 1928 ना, 1928 में कौन था? 1928 में लॉर्ड इरविन थे। ठीक, बी ऑप्शन। लॉर्ड लिन लिथगो के बारे में क्या पढ़ते हैं? इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, सबसे ज़्यादा टेन्योर जो था वो इन्हीं का था,
78 देखिए, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये बात सही है। दूसरी बात है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। ठीक है। ब्रिटेन में कारखानों में इतनी ज़्यादा डिमांड होने लगी कच्चे माल की, इस वजह से करना पड़ा अंग्रेज़ों को। दूसरी बात भी ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं बोली गई थी, ये विलियम बेंटिक के द्वारा बोली गई थी। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे निकाल दीजिए, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 79, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? स्थायी बंदोबस्त जैसे ही पढ़ते हैं हम लोग एक डेट याद आती है, एक ईयर याद आता है, 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था इस व्यवस्था को। और यहाँ पे स्वामी जो बनाया था स्थायी बंदोबस्त में, जमींदार को बनाया था। एक व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं रैयतवाड़ी, है ना, रैयत का मतलब यहाँ पे किसान था। यहाँ पे किसान डायरेक्ट कनेक्टेड था अंग्रेज़ों से, यानी ये जो टैक्स दिया करते थे किसान डायरेक्ट दिया करते थे अंग्रेज़ों को। यहाँ पे बिचौलिए या फिर जमींदार बीच में इनका कोई रोल नहीं था। अगला क्वेश्चन यही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताइए। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को माना जाता है। शुरुआत की गई थी मद्रास से, बाद में इसको फिर एक्सटेंड किया गया, है ना, बॉम्बे में और फिर डेक्कन रीजन में। 81 है, तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ये भी आसान ही है, आसान सा क्वेश्चन है। 3/20 भाग पर, 3 कठिया का मतलब यही है, 3/20। 82 देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जल्दी से बता दीजिए। दादा भाई नौरोजी साहब। इसी रचना के माध्यम से, इसी पुस्तक के माध्यम से पता चला था ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ड्रेन थ्योरी, है ना। चलिए 83 देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी की व्यवगत नीति, बिल्कुल ये रीजन था। वेलेस्ली की सहायक संधि, ये भी सही है। और तीसरा है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये तो इसके बहुत आगे की बात है ना, 1857 के टाइम की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट निकाल दीजिए ये, और यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। 84 देखिए, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में पूछा गया है, बेगम हजरत महल हो जाएगा। नाना साहब ये कानपुर से संबंधित है, वीर कुंवर सिंह ये बिहार से संबंधित है, और खान बहादुर खान ये रोहेलखंड रीजन, ये जो बरेली वाला रीजन है। 85 है, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आउट्रम और टेलर ने। देखिए इस क्रांति के बारे में अलग अलग मत हैं लोगों के। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को धर्म युद्ध किसने बोला था? ये LR रीच के द्वारा बोला गया। TR होम्स के द्वारा एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, सभ्यता और बर्बरता के बीच जो संघर्ष था, इन्होंने ये 1857 की क्रांति को बोला था, तो इनका नाम याद रखना है, TR होम्स। ये जो बात बोली है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा, ये आउट्रम और टेलर के द्वारा बोली गई थी। बी ऑप्शन सही है, तीनों फैक्ट यहाँ पे याद रखना। सन्यासी विद्रोह के बारे में बताइए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। आनंदमठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तीनों बातें हम लोग पढ़ते हैं, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है ना। 87 है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? एक कूका आंदोलन होता है, पढ़ते हैं हम लोग, एक कुकी आंदोलन पढ़ते हैं। कूका आंदोलन में जो नेतृत्व करता थे वो जवाहर मल और राम सिंह कूका, है ना, राम सिंह कूका, ये संबंध था इनका पंजाब से। अगर कुकी आंदोलन पूछा जाए तो ये मणिपुर हो जाता है, कुकी आंदोलन। 88 मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? आसान आसान से क्वेश्चन है ये तो। बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। झारखंड, वर्तमान में झारखंड। 89 उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर ना, जुगल किशोर, इसका प्रकाशन पब्लिकेशन कौन कराता था? जुगल किशोर के द्वारा किया जाता था। और ये बात भी सही है, ये भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन, अच्छा दूसरी बात ये लिखी है, ठीक है, जुगल किशोर, इसका प्रकाशन नागपुर से था। ये बात सही है, नागपुर नहीं, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से हुआ करता था। तीसरी बात निकाल दीजिए, पहली और दूसरी बात सही हो जाएगी। चलिए 90 में क्या है?
द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? इस अधिनियम को तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला जाता था ना। 1878 लॉर्ड लिट्टन के द्वारा ये लाया गया था, और इसको फिर बाद में वापस भी ले लिया गया था, लेकिन वापस का काम रिप्पन ने किया था। रिप्पन के बाद फिर लिट्टन आए थे, है ना। तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे काम जो थे बेकार वाले रिप्पन के थे और अच्छे वाले लिट्टन के थे। आप इनके कार्यों में पढ़ेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा। इसी क्रम में एक फैक्ट और हम लोग पढ़ते रहते हैं, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाता है। ठीक है, चलिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1800 की बात है। ठीक है। 92 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? वुड्स डिस्पैच हम लोग एजुकेशन से संबंध में पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे बोला जाता है। महिला शिक्षा शामिल यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, तो शामिल, ठीक है। महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, मेन फोकस तो यही था, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ये बात भी ठीक है। डी ऑप्शन में लिखा है इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इतने जल्दी यहाँ पे तो नहीं होने वाला था। ये विश्वविद्यालय खोलने की बात तो की गई थी, लेकिन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। 93 है, डिवीज़न ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर तो नहीं भूलना चाहिए, 16 अक्टूबर 1905। और एक तारीख और याद रखना होता है, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 94 है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? विलियम डिग्बी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया गया था? इसको नॉर्मली हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, है ना, सर सैयद अहमद खान। 96 है, चलिए यहाँ पे मिलाइए। सरोजनी नायडू यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो चेयर किया, ये जो सेशन होते थे, अधिवेशन होते थे, चेयरपर्सन कौन थी? 1925 में कानपुर में जो हुआ था। ठीक है, पहली बात सही लिखी है। 1924 बेलगांव कर्नाटक में है, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पे महात्मा गांधी थे। ठीक है। कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल सही है। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस सही है। गलत पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 97 है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? इसका मतलब है नरमपंथी पूछ रहे हैं, और तिलक साहब को तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये तो गर्मपंथी नेता थे। ऊधम सिंह गर्मपंथी थे। मदन लाल गर्मपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन सही है। चलिए 98 देखिए। 98 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोला जाता है, और ये बात बोली किसने थी? सर वैलेंटाइन ने। ये क्वेश्चन ही पूछा गया एक बार। 99 है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह कौन था? सरकारी गवाह बताइए। नरेंद्र गोसाई। बाद में फिर इनकी हत्या भी कर दी गई थी, है ना। देखिए 100 क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? काकोरी कांड। तारीख बताएंगे? 9 अगस्त 1925। हुआ क्या था यहाँ पे? पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया था, डकैती कर ली गई थी, सरकारी खजाना लूटा था। ठीक है, चलिए फिर कीजिए इसको, मिलते हैं अगले पार्ट में। उसमें 101 से 140 करेंगे, और टेस्ट नंबर 2 हिंदी का है, तो इसको तो एक ही वीडियो में कर लेंगे ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 101 से 140 ये आपको वीडियो कल मिलेगा, और टेस्ट नंबर 2 का हिंदी का वीडियो आपको परसों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।